देखिए, इंटरनेट पर अक्सर एक बात बहुत कैजुअली कह दी जाती है कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में हो रहे किसी युद्ध का हम आम लोगों की जिंदगी पर क्या ही असर पड़ेगा, है ना। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सोच को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि दुनिया के एक कोने में उठी चिंगारी कैसे पूरी दुनिया में और सीधे हमारे घरों तक झटके पैदा करती है। ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये युद्ध तो मिडिल ईस्ट में है, हम पर कोई असर नहीं होगा। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज की इस हाईली इंटरकनेक्टेड दुनिया में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो ये है कि किसी भी बड़े जियोपॉलिटिकल या आर्थिक झटके की लहरें बॉर्डर्स को पार करती हुई हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को और हमारी नेशनल सिक्योरिटी तक जरूर पहुंचती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। ईरान के सर्वाइवल की सच्चाई, मिडिल ईस्ट को कैसे बंधक बनाया जा रहा है, ग्लोबल ऑयल और चीन का एंगल, वहां फंसे इंडियन डायस्पोरा की दुविधा और अंत में हमारे डिफेंस का फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द ट्रूथ अबाउट ईरान सर्वाइवल। हाल ही में हुए अमेरिकन स्ट्राइक्स के बाद वहां लीडरशिप का क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इंटरनेट की दुनिया और असली जियोपॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंटरनेट पर कई लोग ये मानकर बैठे हैं कि ईरान तुरंत वेनेजुएला की तरह कोलैप्स हो जाएगा और वहां रातों रात डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ईरान के पास लीडरशिप सक्सेशन के 4 बहुत मजबूत लेवल्स हैं। हाँ, वहाँ की जनता में काफी मतभेद हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइम स्क्वायर जैसी जगहों पर भी मौजूदा शासन के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो ये साफ है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, उनके पास किसी भी इमरजेंसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट बैकअप प्लान्स पहले से तैयार हैं। और इसी बैकअप प्लान का एक बड़ा हिस्सा है IRGC, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अगर टॉप लीडरशिप को कुछ होता भी है तो भी IRGC पूरी तरह से एक्टिव रहती है और उन्होंने एक बहुत ही भयंकर जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने आसपास तैनात अमेरिकी नेवल फ्लीट जैसे कि USS अब्राहम लिंकन को टारगेट किया तो सोचिए क्या होगा। ये इतिहास को दोहराते हुए सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ट्रिगर कर सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, होल्डिंग द मिडिल ईस्ट हॉस्टेज। यहाँ फोकस ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स से हटकर पड़ोसी देशों पर उनके स्ट्रैटेजिक हमलों पर शिफ्ट होता है। 8,500। क्या आप जानते हैं ये नंबर क्या है? ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर हफ्ते उड़ने वाली फ्लाइट्स की गिनती है। ये दुनिया के सबसे बिजी कनेक्टिंग हब्स में से एक है, जो अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बड़े पैमाने पर कैंसिलेशंस और अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आसपास के देशों पर इन हमलों का बढ़ना कोई गलती या कोइंसिडेंस नहीं है। ये ग्लोबल फ्लाइट रूट्स और इकोनॉमिक हब्स को बंधक बनाने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड ट्रैप है। UAE और बाकी खाड़ी देशों को अपना एयर स्पेस अनिश्चित काल के लिए बंद करने पर मजबूर करके ईरान ने एक ही झटके में ग्लोबल ट्रेड की कॉस्ट को कई गुना बढ़ा दिया है और दुनिया भर में डर का माहौल बना दिया है। अगर हम थोड़ा और ब्रॉड व्यू लें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS का वो विजन है जहाँ वो मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक तेल बेचने वाले रीजन से निकालकर यूरोप जैसा एक मॉडर्न, सेफ और ग्लोबल बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ये लगातार हो रहे मिसाइल हमले। ये हमले सुरक्षा के उस पूरे इल्यूजन को चकनाचूर कर रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म बुरी तरह से डर गया है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के इस बड़े सपने को न जाने कितने साल पीछे धकेल रहा है। चलिए अब इस एनालिसिस के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, ग्लोबल ऑयल एंड चाइना। इस संघर्ष का ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी तेल की सप्लाई चेन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए वो समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ये दुनिया की डेली ऑयल सप्लाई का पूरे 20% हिस्सा कंट्रोल करता है। जी हाँ, इस पतले से रास्ते से हर रोज करीब 17 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसे ब्लॉक करने का सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के पहियों को रोक देना। और इसी खतरे की वजह से एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ न्यूज में रहेगी। इसका सीधा असर हमारे डेली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ेगा। मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आना लगभग तय है।
अब सवाल ये उठता है कि 1500 से ज्यादा अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद भी ईरान सरवाइव कैसे कर रहा है। इसका जवाब है ये चाइना ईरान लूप, उनका 25 साल का एक मास्टर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। देखिए कैसे काम करता है ये। चीन अमेरिकी सैंक्शंस की परवाह किए बिना ईरान का 80% तेल खरीदता है। इसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में की जाती है और फिर ईरान उसी युआन का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत का चीनी सामान इंपोर्ट कर लेता है। ये एक परफेक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके छिपे हुए जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ईरान को कमजोर करना सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये असल में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर यानी चाइना की तेल सप्लाई को चोक करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है। वेनेजुएला के बाद अब ईरान को टारगेट करके अमेरिकी डॉलर के बाहर जो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड नेटवर्क बन रहा था उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं चौथे अहम बिंदु की तरफ, द इंडियन डायस्पोरा डिलेमा। अब तक हम ग्लोबल बात कर रहे थे, लेकिन अब समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का शॉक वेव विदेशों में रह रहे हमारे नागरिकों के जरिए सीधा हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। 8 मिलियन यानी 80 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने भारतीय नागरिक इस वक्त खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। सोच कर देखिए, अगर वहाँ सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती है तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालना कितना बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। अगर हम इस इवैक्यूएशन की टाइमलाइन को एकदम न्यूट्रल होकर देखें तो चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। एक्टिव बमबारी शुरू होने से बहुत पहले 14 जनवरी को ही गवर्नमेंट ने पहली सिक्योरिटी वार्निंग इशू कर दी थी। फिर 23 फरवरी को एक अर्जेंट एग्जिट एडवाइजरी भी जारी की गई। लेकिन अब जब बमबारी असल में शुरू हो चुकी है, तब अचानक से मेडिकल स्टूडेंट्स और बाकी नागरिकों की तरफ से इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ गई है। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी डिबेट, टैक्स पेयर्स के पैसे से होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में। एक तरफ वो फंसे हुए नागरिक हैं जो सच में वॉर जोन में हैं, बमबारी फेस कर रहे हैं और उन्हें तुरंत वहां से निकालना बहुत जरूरी है, ये उनकी रियल प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि गवर्नमेंट और देश के टैक्स पेयर्स को इन ऑपरेशंस का एक बहुत ही भारी लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल बोझ उठाना पड़ता है, वो भी तब जब पहले दी गई सेफ्टी एडवाइजरीज को इग्नोर कर दिया गया था। वैसे इसी क्राइसिस के बीच इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला ट्रेंड भी देखने को मिला। कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में यूएई जैसे हमारे अहम ट्रेडिंग पार्टनर्स की सेफ्टी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, संकट के समय ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को डैमेज करता है और बिना बात की दुश्मनी मोल लेता है। ये कूटनीतिक रूप से बहुत ही इनसेंसिटिव है। और अंत में सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिफेंस। इस पूरे एनालिसिस का डोमेस्टिक लेवल पर हमारे लिए क्या सबक है, आइए उसे डिकोड करते हैं। पुरानी जमाने की जंग और आज की मॉडर्न वॉरफेयर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले सेनाएं बॉर्डर्स पर आमने सामने लड़ती थीं, लेकिन आज की जंग दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो सीधे आसमान से गिरती है। ड्रोन्स और साइबर अटैक्स अब सिविलियन शहरों में कहीं भी कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब अगर आप 99% ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराते हैं ना, तब भी बचा हुआ 1% किसी भी शहर में भयंकर तबाही मचाने के लिए काफी है। तो हमारे लिए असली वेकअप कॉल क्या है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर होना कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, एक कमजोरी है। जब ग्लोबल क्राइसिस आता है तो आप अपने क्रिटिकल डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स की तुरंत जरूरत है। ड्रोन और साइबर डिफेंस की R&D में भारी इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। सीधी सी बात है, जब जंग आपके दरवाजे पर खड़ी हो तो आप हथियार इंपोर्ट करने के लिए किसी का इंतजार नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे कड़वा सच इसी बात में छिपा है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी इंटरेस्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे 70, 80 और 90 के दशक में हमारे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करके आज की हमारी सेफ्टी तय की थी, ठीक उसी तरह आज की लीडरशिप को आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पर आज ही काम करना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं, जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। जब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या हमारा देश अपनी रक्षा करने के लिए खुद पूरी तरह तैयार होगा, या हम तब भी दूसरे देशों से आने वाले इंपोर्ट्स का इंतजार कर रहे होंगे?
इस तेजी से बदलती दुनिया में नेशनल सेल्फ रिलायंस कोई चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल की इकलौती शर्त है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की असली तस्वीर आपको एकदम क्लियर हो गई होगी।